नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। अमेरिका से लेकर यूरोप तक हर देश कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन के शोध में लगा है। इसी दिशा में आईआईटी दिल्ली और जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक संयुक्त शोध किया है। शोध के अनुसार भारत में पहले से अपने औषधीय गुणों से पहचान बनाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटी अश्वगंधा कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ एक प्रभावी चिकित्सकीय और निवारक दवा बन सकती है। रिसर्च टीम ने पाया है कि अश्वगंधा और प्रोपोलिस में कोरोना वायरस के लिए प्रभावी दवा बनाने की क्षमता है। बता दें कि प्रोपोलिस एक तरह का सलाइवा है जिसे मधुमक्खियों अपने छत्ते को रोधक बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए बस चलाने को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को एक बार फिर पत्र लिखा है। गृह सचिव को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि आगरा प्रशासन 3 घंटे से बसों को प्रवेश की अनुमति नहीं दे रहा है। उन्होंने अनुरोध किया है कि राज्य में बसों को प्रवेश की अनुमति दी जाए। इधर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया है कि यूपी सरकार हमारे ट्रांसपोर्टरों को धमका रही है। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार के आरटीओ हमारे ट्रांसपोर्टरों को धमकी दे रहे हैं जिन्होंने बसें उपलब्ध कराई है। इससे पहले प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को पत्र लिखकर कहा था कि ज़्यादा बसें होने के चलते उनकी परमिट लेने में कुछ समय लग रहा है, लेकिन शाम 5 बजे तक सभी बसें यूपी बॉर्डर पर पहुंच जाएंगी। उत्तर प्रदेश में बसों की एंट्री को लेकर कांग्रेस और योगी सरकार आमने सामने है। एक ओर जहां आगरा में राजस्थान सीमा पर कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना दिया, तो वहीं अब पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हद कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन बसों पर आप चाहें तो बीजेपी का बैनर लगा दीजिए, अपने पोस्टर बेशक लगा दीजिए, लेकिन हमारे सेवा भाव को मत ठुकराइए। लेकिन अभी अभी ताजा अपडेट यह भी आया है कि यूपी सरकार ने कुछ बसों की लिस्ट जारी कर दी है। यूपी में मजदूरों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। कांग्रेस बसों में राजस्थान से मजदूरों को लेकर यूपी की सीमा पर आई और उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रही थी। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सरकार पर तीखा प्रहार किया। क्या कुछ कहा उस समय उन्होंने, आइए जानते हैं। सरकार जानबूझकर रोड़ा अटका रही है। एक तरफ इनके मंत्री मुख्यमंत्री कहते हैं क्या कि हम अनुमति देने के लिए तैयार हैं, इनका चिट्ठी जारी होता है। दूसरी तरफ जब हम बसों को लेकर चलते हैं तो इनकी पुलिस यहाँ पर रोक देने का काम करती है, कहती है क्या हमारे पास अनुमति नहीं है। सरकार स्पष्ट करे, सरकार चाहती क्या है। सवेरे से शाम तक झूठ बोलने के अलावा इनके मंत्री, इनके स्पोक्स पर्सन और मुख्यमंत्री को दूसरा कोई काम नहीं है। गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं, मजदूरों को घर नहीं जाने देना चाहते हैं। हम गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर पर इन्होंने मांगा, हम गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर पर बसों को लेकर जा रहे हैं। ये सरकार क्यों रोक रही है? अभी आप अपने साथियों के साथ धरने पे बैठे थे, क्यों खड़ा कर दिया गया आपको? देखिए, अभी भी हम लगातार पूरी तरह स्पष्ट है। इन्होंने कहा है कि हम अभी बात कर रहे हैं ऊपर अधिकारियों से, कुछ देर के लिए इनको छूट दिया है, ये अधिकारियों से बात कर रहे हैं। अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया तो निश्चित रूप से हम पुनः अपने आप पर आएंगे और इनको बसों की परमिशन देनी पड़ेगी। आगे की रणनीति। उत्तर प्रदेश में बसों की एंट्री को लेकर कांग्रेस और योगी सरकार आमने सामने हैं। एक ओर जहां आगरा में राजस्थान सीमा पर कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठे, तो वहीं पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भी लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रही हैं। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ता भी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। यहाँ राजस्थान और आगरा यूपी की सीमा पर इन बसों को लेकर के खड़ा हुआ हूँ। आप देखिए 500 से अधिक बसें यहाँ पर मौजूद हैं और अब आगरा के कप्तान, पुलिस कप्तान ये कह रहे हैं कि शासन ने हमको कोई आदेश नहीं दिया है कि इनको प्रवेश दिया जाए उत्तर प्रदेश की सीमा में। एक तरफ उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी जी कह रहे हैं कि बसों को गाजियाबाद
और नोएडा लेके जाया जाए। और कप्तान, आगरा के कप्तान कह रहे हैं कि हमारे पास जो है कोई आदेश नहीं है। क्या मजाक बना रखा है? गरीब वहाँ उत्तर प्रदेश में पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। वो सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा अपना पैदल सफर तय कर रहे हैं। वो नंगे पैर तपती गर्मी में तपती हुई सड़क पर जो है चलने के लिए मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की मानवीय संवेदनाएं शून्य हो चुकी हैं। अगर वो शीघ्र से शीघ्र हमको परमिशन दे दें तो ये बसों का काफिला गाजियाबाद और नोएडा जाने के लिए तैयार खड़ा है। यूपी में बसों की एंट्री को लेकर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि यूपी सरकार बसों की लिस्ट को लेकर बातें बना रही है। जब बॉर्डर पर बसें खड़ी दिखाई दे रही हैं, योगी सरकार को उन्हें प्रवेश की अनुमति दे देनी चाहिए। देखिए, जो स्टेटमेंट यूपी के मंत्री दे रहे हैं कि स्कूटर हैं और फलाना है ढिकाना है, जब सामने बसें दिखा दे रहे हैं, उनके विजुअल है, लाइन लगी हुई है वहाँ पे आगरा बॉर्डर पे, तो फिर स्कूटर है क्या, ये कागजों पे क्यों जा रहे हो? पता नहीं वो कागज कितने सही कितने फर्जी हैं। तो आप सामने बसों की शक्लें देख लो ना, जब खड़ी है वो तो बसें दिख रही, वहाँ तो स्कूटर नहीं दिख रहे हैं, तो फिर उसको उनको लेके जाओ, तो रोक रहा है क्या? अपने घरों को पैदल जा रहे मजदूरों के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की पहल पर भेजी गई बसों का मामला बीजेपी और कांग्रेस के लिए राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। इस पर बोलते हुए बीजेपी सांसद महेश शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ आज एक मानवता को अगर हम केंद्र बिंदु मानकर चलें और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं को अगर हम देखकर चलें, तो आज किसी भी तरह की राजनीति का इस विषय पर गुंजाइश नहीं है। कौन पार्टी दे रही है बसें, हम सबका हित एकमात्र हित है कि मानवता का हित हो। जो मजदूर कहीं फंसे हुए हैं उनको उचित जगह तक पहुंचाया जाए। सरकार, प्रदेश की सरकार, राज्य की सरकार, देश की सरकार सभी इस काम में लगे हुए हैं। कितनी बड़ी संख्या में ट्रेनें चली हैं। बसें देना, और बसों को मैंने एक पत्र पढ़ा था मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो आया था कि हम स्वीकार करते हैं कि अगर 1000 बस कोई दे रहा है तो दें, लेकिन वो एक व्यवस्था के तहत चलेंगी। खाली ये नहीं हो सकता कि कोई बसें कहीं खड़ी कर दी जाएं। कौन उसमें व्यक्तियों को चढ़ाएगा, कितने लोग चढ़ेंगे, उनकी डिसिप्लिन कौन देखेगा, उनकी थर्मल चेकिंग कौन करेगा, वो बसें आगे कहाँ जाएंगी, उनको अगले गंतव्य तक कौन छोड़ेगा। तो ये एक व्यवस्था का हिस्सा है। इस विषय पर मैं समझता हूँ किसी को भी किसी भी तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज हमारा मूल उद्देश्य है कि जो हमारे मजदूर भाई कहीं भी फंसे हुए हैं और अगर वो जाना चाहते हैं, मैं तो उनसे अपील करूँगा कि अब सरकार ने फैक्ट्रियों को खोल दिया है, काम धंधे चालू हो गए हैं, ऐसे में अगर मजदूर भाई रुक सकें, और मैं समझता हूँ कि सरकारें भी जिम्मेदारी ले रही हैं, जो कंपनियाँ हैं उनके मालिक भी लोग भी जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो अगर वो रुक सकें तो बेहतर होगा। लेकिन बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान अम्फान अब सुपर साइक्लोन में बदल चुका है, जो अब तेज रफ्तार के साथ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि उफान पर पहुंचकर सुपर साइक्लोन तबाही मचा सकता है। पश्चिम बंगाल के दीघा में तेज हवाएं चलने लगी हैं, साथ ही बारिश भी शुरू हो गई है। बुधवार को इसी इलाके में अम्फान तूफान के आने का अनुमान है। बता दें कि साइक्लोन के खतरे को देखते हुए राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार भी एक्टिव हो गई है और इसको लेकर उचित कदम उठाए जा रहे हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि चक्रवाती तूफान एम्फन के खतरे के मद्देनजर राज्य के तटीय क्षेत्रों से करीब 3 लाख लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने समेत सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि वह खुद और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी स्थिति की सीधे निगरानी कर रहे हैं और कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। राज्य सचिवालय नवान्न में पत्रकारों से बात करते हुए ममता ने खतरे को देखते हुए कोलकाता सहित राज्य के तटवर्ती जिलों के लोगों से अगले 2 दिनों तक घरों से बाहर नहीं निकलने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि चक्रवाती तूफान कोरोना का जो घाव पहले से है उस पर एक बड़ा जख्म है। राज्य के तटवर्ती जिलों में तो खतरा है ही, लेकिन कोलकाता भी इससे अछूता नहीं है।
चक्रवाती तूफान अम्फान के पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों के करीब पहुंचने के साथ ही कई इलाकों में आंधी और बारिश शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना, दीघा और कोलकाता में दोपहर से भारी बारिश के साथ अम्फान ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। इस बीच दोनों राज्यों में तट से लगने वाले संवेदनशील और निचले इलाकों को खाली कराने का काम तेज कर दिया गया है। इस बीच महाचक्रवात को लेकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल और भारतीय मौसम विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तैयारियों के बारे में जानकारी दी। एनडीआरएफ के प्रमुख एसएन प्रधान ने कहा कि वर्तमान में एनडीआरएफ की कुल 36 टीमों को ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तैनात किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र भुवनेश्वर के निदेशक HR विश्वास ने चक्रवाती तूफान अम्फान के बारे में ताज़ा जानकारी साझा की। क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। अभी दोपहर में हमारा जो ऑब्जर्वेशन था उसमें 360 किलोमीटर साउथ ऑफ पारादीप में इसका लोकेशन है। अभी लास्ट हमारा 6 घंटा में 18 किलोमीटर पर आवर पर मूव किया है। तो इसका लोकेशन बताया हमने 17.0 86.9, तो पारादीप से 360 किलोमीटर साउथ में है। ये अभी नॉर्थ ईस्टवर्ड मूव करेगा ग्रेजुअली। तो क्रॉस जैसा हम लोग पहले से ही कहा, दीघा और हाथिया आइलैंड का बीच में जो हमारा सुंदरबन आइलैंड है, सुंदरबन का कोस्ट क्लोज में इसमें क्रॉसिंग होगा कल दोपहर व इवनिंग का टाइम में। और क्रॉसिंग का टाइम में विंड स्पीड रहेगा 155 to 165 एंड गास्टिंग में 185। इसका इम्पैक्ट हमारा उड़ीसा में शुरू हो चुका है। अभी जितना समय जाएगा उतना इम्पैक्ट बढ़ते रहेगा। रेनफॉल इंटेंसिटी भी बढ़ेगा और विंड भी बढ़ेगा। नॉर्थ उड़ीसा में ग्रेजुअली बढ़ते रहेगा विंड। श्रीनगर के नवाकदल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादी मारे गए, 3 सुरक्षाकर्मियों के भी घायल होने की सूचना है। मौके से हथियार भी बरामद किए गए। यह एनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब सोमवार को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी को लेकर इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान की शुरुआत की। दोनों ओर से शुरू हुई फायरिंग 5 घंटे तक चलती रही। अब तक की कार्रवाई में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि मारे गए आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। एक सीआरपीएफ जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान घायल हुआ है। इलाके में एहतियात के तौर पर मोबाइल इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोन सर्विस को बंद कर दिया गया है। लॉकडाउन के कारण ऊना का एक मर्चेंट नेवी कैप्टन ब्राजील में पिछले लगभग 2 महीनों से फंसा हुआ है। कैप्टन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में एक होटल में पिछले 5 हफ्तों से फंसे हुए हैं। कैप्टन की 28 मार्च को ब्राजील से भारत के लिए फ्लाइट निर्धारित थी, लेकिन 25 मार्च को लॉकडाउन होने के कारण सारी फ्लाइट कैंसिल होने से वो अभी तक वहीं फंसे हुए हैं। हालांकि भारत सरकार वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से भारतीयों को वापस भारत ला रही है, लेकिन ब्राजील के लिए अभी कोई फ्लाइट नहीं है। अब परेशान कैप्टन के परिवार ने भारत सरकार और पीएम मोदी से उन्हें वापस लाने की गुहार लगाई है। वहीं ब्राजील से वीडियो जारी कर कैप्टन ने फ्लाइट और अन्य खर्चे खुद वहन करने की बात कहते हुए अन्य देशों की तर्ज पर पीएम मोदी से उन्हें वापस अपने वतन लाने की अपील की है। मेरा नाम अजय ठाकुर है और मैं इंडिया में स्टेट हिमाचल डिस्ट्रिक्ट ऊना से बिलोंग करता हूँ। आज मुझे इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा भारत, मेरा देश मुझे अपने ही देश में आने की इजाज़त नहीं दे रहा है, जबकि पूरी दुनिया, इवन छोटे छोटे कंट्रीज़ अपने नेशनल्स को उन्होंने वापस अपनी अपनी कंट्रीज़ में बुला लिया है। मैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, श्री नरेंद्र मोदी जी से
ये अनुरोध करना चाहता हूं कि हम किसी भी तरह की कोई विशेष हमें कोई सब्सिडी या कुछ नहीं चाहिए। हम इवन तक ऊंची कीमतों पे भी टिकट खरीदने के लिए तैयार हैं। ठाकुर, मेरे हस्बैंड अजय ठाकुर, वो ब्राज़ील में काम करते हैं, एक शिपिंग कंपनी में कैप्टन है। तो वो पिछले मार्च 28 से वहीं एक होटल में फंसे हुए हैं। ये लॉकडाउन के कारण फिर वो आ नहीं पाए, तो उनकी फ़्लाइट कंफर्म थी 28 मार्च की, लेकिन आगे लॉकडाउन की वजह से वो वहीं फंसे हुए हैं। तो मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है कि उनको लाने का प्लीज़ प्रबंध किया जाए। वंदे भारत मिशन भी मेरे फादर ब्राज़ील में बहुत समय से फंसे हुए हैं, हमें उनकी बहुत याद आती है। मेरी गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर से यही गुजारिश है कि उन्हें जल्दी से जल्दी हिंदुस्तान वापस लाया जाए, और मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी उन्हें जल्द से जल्द हिंदुस्तान वापस लाएंगे। अजय ठाकुर जो कि ऊना के रेजिडेंट्स हैं और वो मर्चेंट नेवी में हैं इस वक्त। पिछले 2-1 महीनों से मुझे लगता है जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है उसमें से वो रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में फंसे हुए एक होटल में हैं। अब वंदे भारत जो कार्यक्रम चला है उसके तहत फॉरेन कंट्री से फ़्लाइट शुरू हो गई हैं। मैं समझता हूँ कि जल्दी ही कोई ब्राज़ील से फ़्लाइट जब निश्चित होगी तो अजय ठाकुर जी की भी घर वापसी होगी। दुनिया में अब तक 49,10,481 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 19,19,129 ठीक हुए हैं। मौतों का आंकड़ा 3,20,448 हो गया है। फ्रांस सरकार ने पिछले हफ्ते स्कूल फिर खोलने की मंजूरी दी थी। देश के करीब 40,000 स्कूल खोले भी गए, लेकिन कुछ हिस्सों में फिर संक्रमण की खबरें आई। इसके बाद कुल 70 स्कूलों को फिर से बंद किया गया है। दूसरी तरफ इजराइल सरकार ने देश में तेज गर्मी की वजह से छात्रों को बिना मास्क के स्कूल जाने की इजाजत दे दी। स्वास्थ्य मंत्री यूली एडेलस्टीन ने मंगलवार को कहा कि तेज गर्मी के कारण यहां छात्रों को बिना मास्क के स्कूल जाने की इजाजत दी गई है। दरअसल सरकार ने यह फैसला चाइल्ड स्पेशलिस्ट की अपील के बाद लिया। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 500 नए कोरोना के मरीज सामने आए, जिसे लेकर अब राजधानी दिल्ली के लोग चिंतित हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा से लोगों ने अपने विधायक राघव चड्ढा और सांसद से अपने क्षेत्र को सैनिटाइज करवाने का आग्रह किया था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई उचित जवाब न मिलने पर राजेंद्र नगर के युवाओं ने फंड इकट्ठा कर सैनिटाइजेशन की मशीन खरीदी और अपने क्षेत्र को स्वयं ही सैनिटाइज करना शुरू कर दिया। इस क्षेत्र में कई बड़े अस्पताल हैं जहां कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है और बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी यहां रहते हैं, जिस कारण यहां कोविड-19 संक्रमण का ज्यादा खतरा है। मेरे साथी ने बताया है कि हमने सारे अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया, स्पेशली राघव चड्ढा जो हमारे विधायक हैं उनको मैंने पर्सनली बहुत अप्रोच किया। वो मेरे को रोज़ आश्वासन देते थे कि वो एक कॉल करेंगे और मुझे मिलेंगे और जो भी वो हेल्प कर सकते हैं वो करेंगे। बट रोज़ फॉलोअप किया गया, 5-6 दिन लगातार फॉलोअप किया, बट उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो हमने अल्टीमेटली क्या किया, अपनी सोसाइटी फॉर्म करी और खुद से सारा काम करना शुरू कर दिया है। और अब हम पूरे सारे रेजिडेंट से सपोर्ट मांग रहे हैं सो दैट हम इस ड्राइव को कंटिन्यू कर सकें। इसके अलावा हमने लोकल पुलिस स्टेशन, SHO सबको अप्रोच किया, बिकॉज हमारे एरिया में स्टूडेंट्स काफ़ी हैं, तो यहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही थी। बहुत ज़्यादा जो बैगर्स हैं वो रोड पे थे, वो बहुत परेशान कर रहे थे, लोगों को टच करते थे, जिसकी वजह से देयर वाज अ फियर कि पैंडेमिक और स्प्रेड हो सकता है। तो इसलिए हमने सब अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया, पुलिस को अप्रोच किया, किसी ने हमारी मदद नहीं करी। फाइनली वी हैव टेकन रिस्क ऑफ आवर लाइफ और हम लोग सड़कों पे आए और खुद से ये सारा काम कर रहे हैं सो दैट हम अपने राजेंद्र नगर को इस महामारी से बचा पाएँ। अब हमारा रिक्वेस्ट यही है, अगर हमें कोई सुन सकता है तो प्लीज़ यहाँ पे आए और हम लोग को सपोर्ट करें। यही हमारी रिक्वेस्ट है। अदरवाइज हम लोग तो कर ही रहे हैं अपनी सोसाइटी के लिए, बिकॉज हमें यहाँ पे रहना है और हम लोग सब कुछ करेंगे सो दैट ये अच्छी जगह बन सके।
थैंक यू। खबरें और भी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਟੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਟ ਵਾਈ? ਕੋਰੋਨਾ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਵੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਾਓ। ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਹਰ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੋ। ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬੁਨ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਫਿਰ 70% ਐਲਕੋਹਲ ਯੁਕਤ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਨਾ ਘੁੰਮੋ। ਘਰ ਅੰਦਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਖਾਂਸੀ, ਬੁਖਾਰ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब में आज कोरोना वायरस के 22 नए मामले सामने आए। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि यहाँ कोविड-19 संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 2002 हो गई है, जिनमें 322 मामले सक्रिय हैं। वहीं 1642 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि राज्य में कोरोना के चलते अभी तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। विश्व आर्थिक मंच ने 300 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय जोखिम प्रोफेशनल्स के राय के आधार पर अनुमान लगाया है कि लंबे समय तक मंदी और भारी बेरोजगारी के बाद बड़े और छोटे मध्यम उद्यमों के दिवालिया होने जैसे प्रभावों के तौर पर विश्व आर्थिक संकट का सामना होगा। WEF की रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि कुछ देशों में कुछ उद्योगों और सेक्टर्स अगले 1.5 वर्ष तक नहीं उभर पाएंगे। यह रिपोर्ट कोविड-19 जोखिम नजरिया, इसके प्रभावों का शुरुआती आकलन नाम से जारी की गई है। रिपोर्ट में महामारी के साथ आर्थिक, एक भू राजनीतिक, एक तकनीकी और एक सामाजिक प्रभाव की पहचान की गई है। रिपोर्ट में महामारी के नतीजों में ढांचागत बेरोजगारी का ऊंचा स्तर, अहम अर्थव्यवस्थाओं की वित्तीय स्थिति का कमजोर होना, ग्लोबल सप्लाई चेन का लंबे समय अस्त व्यस्त रहना, उभरते या विकासशील देशों का आर्थिक तौर पर ढहना आज को बताया गया है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच देश भर में प्रवासी श्रमिकों का अपने गृह राज्यों में लौटने का सिलसिला जारी है। इस बीच कई हादसों की खबर भी सामने आ रही है। ताजा खबर कर्नाटक से है। यहाँ केरल के तिरूर से जयपुर राजस्थान जाने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज सुबह करीब 2 बजे पड़ील मंगलुरु से पटरी से उतर गई। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। पटरी से उतरे इंजन को पटरी पर लाने के बाद ट्रेन को फिर से शुरू किया गया। पटरी के सुधार का काम जारी है। मंगलवार को यहाँ एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। रेल के पटरी से उतरने की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। तुरंत राहत कार्य शुरू किया गया। बिना किसी देरी के पटरी के मरम्मत के कार्य को शुरू किया गया। बता दें कि लॉकडाउन के चलते देश भर में पैसेंजर ट्रेनें बंद हैं, लेकिन मालगाड़ी,
श्रमिक स्पेशल ट्रेनें और स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। प्रवासी श्रमिकों को घर पहुंचाने के लिए राज्य मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन इस बीच देश भर से हादसों की खबर भी सामने आ रही है। मंगलवार को 3 राज्यों में हुए अलग अलग हादसों में 16 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रवासी मजदूरों का ट्रक पलट गया, जिनमें 3 प्रवासी महिलाओं की मौत हो गई। इसके बाद महाराष्ट्र के यवतमाल में बस के ट्रक से टकराने से 4 लोगों की मौत हो गई और इसके बाद बिहार के भागलपुर में प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रही बस पाइप से लदे ट्रक से टकरा गई, जिसमें 9 प्रवासियों की मौत हो गई। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं कि मई से लेकर अब तक प्रवासी मजदूरों के साथ कब कब बड़े हादसे हुए। बिहार के भागलपुर में एक और भीषण सड़क हादसा हुआ है। नौगछिया में मजदूरों से भरी ट्रक और बस की टक्कर हो गई। इस हादसे में 9 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 5 मजदूर घायल हो गए। उधर हादसे के तुरंत बाद प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। उधर मौके पर मौजूद प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक ट्रक में मजदूर भरे थे। बस से टक्कर के बाद ट्रक पलट गया और खाई में जा गिरा, जिससे मौके पर ही 9 लोगों की मौत हो गई। बस और ट्रक के बीच में टक्कर हुआ है, सिंपल टक्कर हुआ है, लेकिन बैलेंस गड़बड़ाने के कारण ट्रक खाई में पलट गया है, जिसके कारण की सारी कैजुअल्टी हुई है। एक्चुअल फिगर नहीं आ पाया है, लेकिन 7 डेड बॉडी निकल गया है। जो यहाँ पर लोग उपस्थित थे उनके अनुसार 9 लोग थे उसमें, हो सकता है कि 2 डेड बॉडी और निकले। सर, ये बस में जो ट्रक में जो सवार थे मजदूर, कहाँ जाना था इन लोगों को? ट्रक में मजदूर सवार थे। इन लोगों का आधार कार्ड जो मिला है उसके अनुसार पूर्वी चंपारण के ये लोग थे। ऐसा लगता है कि ये लोग साइकिल से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में कहीं पर ये लोग इस ट्रक पर बैठ गए हैं अपने साइकिल के साथ और वो ट्रक एक्सीडेंट हो गई है यहाँ पे। बस में सर कितने लोग इंजर्ड हुए हैं? बस में 5 लोग इंजर्ड हुए हैं। बस दरभंगा से प्रवासी मजदूरों को लेकर के बांका जा रही थी और यही हम लोग के पास घटना घटी है बस और। वहीं इससे पहले महाराष्ट्र के सोलापुर से झारखंड की ओर मजदूरों को ले जा रही स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस का एक्सीडेंट हो गया। यवतमाल से सटे हुए आरडी के करीब यह हादसा हुआ। इस हादसे में बस ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बस ने डंपर को पीछे से टक्कर मारी थी। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर सोलापुर और आसपास के इलाकों में काम करते थे। लॉकडाउन के बाद वे घर जाना चाहते थे। प्रशासन ने मजदूरों को अपने झारखंड स्थित गांव जाने की इजाजत दे दी थी। इसके बाद से बस से गांव के लिए निकल पड़े थे, लेकिन यवतमाल के पास बस ने डंपर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ये हादसा हो गया। आपको बता दें कि मई महीने में ही प्रवासी मजदूरों के साथ 8 बड़े हादसे हुए हैं, जो इस तरह से हैं। पहला हादसा 8 मई 2020। 8 मई महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन के नीचे आने से 16 मजदूरों की मौत। 10 मई मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में ट्रक पलटने से 5 मजदूरों की मौत। 14 मई मुजफ्फरनगर में पैदल बिहार जा रहे प्रवासी मजदूरों को बस ने कुचला, 6 की मौत। 16 मई यूपी के औरैया में डीसीएम ट्रक की टक्कर में 24 मजदूरों की मौत। 16 मई मध्य प्रदेश के सागर में ट्रक पलटने से 6 मजदूरों की मौत। 18 मई यूपी के महोबा में डीसीएम पलटने से 3 महिला प्रवासियों की मौत। 19 मई बिहार के भागलपुर में ट्रक बस की टक्कर में 9 मजदूरों की मौत।
19 मई महाराष्ट्र के यवतमाल में बस का एक्सीडेंट, 4 मजदूरों की मौत। दरअसल सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घरों के लिए निकले प्रवासी मजदूरों के साथ लगातार हादसे पेश आ रहे हैं। मार्च महीने से लेकर अब तक सैकड़ों मजदूर लॉकडाउन की बलि चढ़ चुके हैं। इनमें से कुछ मजदूर सड़क हादसों की भेंट चढ़ गए, जबकि कुछ मजदूर अलग अलग कारणों से काल के गाल में समा गए। हालांकि सरकार ने प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए ट्रेनें और बसों का इंतजाम किया है, लेकिन सरकार के नियमों और शर्तों से बचने के लिए ये लोग लगातार अपनी जान जोखिम में डाल ट्रकों, साइकिल और पैदल यात्रा कर रहे हैं। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि अगर इन लोगों में से किसी एक में भी कोरोना वायरस के लक्षण हुए तो ये उन सब लोगों के लिए खतरे की घंटी बजा सकते हैं जो इन लोगों के साथ सफर कर रहे हैं। न्यूज़ डेस्क स्पेशल रिपोर्ट, एएनबी न्यूज़। एक तरफ कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन जारी है, वहीं दूसरी ओर बिहार के समस्तीपुर के क्वारंटाइन सेंटर में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला, जहां करखर गांव में स्थित क्वारंटीन सेंटर में लोगों के मनोरंजन के लिए नर्तकियां ठुमके लगाते नजर आईं। दरअसल कुछ पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रवासियों की इच्छा पूरी करने के लिए इस कार्यक्रम की व्यवस्था की थी। कार्यक्रम में नर्तकियों ने भोजपुरी गानों पर जमकर ठुमके लगाए। वहीं इस मामले पर एडिशनल कलेक्टर राजीव रंजन सिन्हा ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसकी जानकारी आप लोगों के माध्यम से मिल रही है और इस तरह का कोई अगर हो रहा है तो फिर हम लोग उसको संज्ञान में लाते हैं और उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या इस तरह के कार्यक्रम को आयोजन करने की अनुमति है? मनोरंजन के जो कार्यक्रम नहीं, मनोरंजन के वैसे कार्यक्रम नहीं। हम मनोरंजन के लिए हम लोगों ने टीवी लगवाया है अलग से, और स्पोर्ट्स के जो हैं वो ये कर रहे हैं। अलग से कोई बाहर से कोई व्यक्ति मनोरंजन का कार्यक्रम करे, ये इसकी अनुमति। श्री मुक्तसर साहिब के कोविड-19 हॉस्पिटल में भर्ती हुजूर साहिब से आई संगत का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने प्रशासन की तरफ से दिए जाने वाले खाने पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि हम लोग अमृतधारी हैं और हुजूर साहिब से आए हैं। हमें जो खाना मिलता है वह शराब के डिब्बों में पैक होकर आता है और दाल दिखाने लायक नहीं है। हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर हमारे साथ ऐसा ही सलूक होता रहा तो हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। इस बारे में जब रेड क्रॉस के सेक्रेटरी गोपाल सिंह मक्कड़ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारी तरफ से जो खाना जाता है वह सिर्फ स्टाफ नर्स और डॉक्टरों के लिए जाता है, पेशेंट के लिए कोई भी खाना नहीं जाता। यह सरकार कहीं और से प्रोवाइड कराती है। मैं बतौर सकत्तर श्री डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी श्री मुक्तसर साहब ये कहना चाहांगा कि जिहड़ा खाना अज सप्लाई किया गया सिविल हस्पताल विच वो जिला रेड क्रॉस सोसाइटी का जिहड़ा साडा प्राइड प्रोजेक्ट है, स्कोशा स्मार्ट सिटी अवार्ड जीतू प्रोजेक्ट है, वो तो नहीं भेजा गया। इस वेले इन्हां दिनां 'च सिर्फ डॉक्टरी अमले नूं जां डॉक्टर साहिबान नूं जिहड़े कि सिटी होटल विच रहिंदे ने ठहरे हुए ने उन्हां नूं खाना 3 समय रेड क्रॉस की साडी रसोई प्रोजेक्ट चों भेजा जाता। एक तरफ जहां प्रवासी कामगारों के साथ पुलिस द्वारा सख्ती एवं अभद्रता करने की खबरें सामने आ रही हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद अंतर्गत गढ़ क्षेत्र में बच्चे की
खुशी के लिए न केवल पुलिस ने उनका जन्मदिन मनाया बल्कि इंतजाम करके केक भी काटा गया। बच्चे को पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने दीर्घायु का आशीर्वाद भी दिया। पुलिस का यह चेहरा देख बच्चे के स्वजन खुशी से झूम उठे। वहीं मौके पर मौजूद अन्य प्रवासी कामगारों ने पुलिस की प्रशंसा की। आशीष आ जाओ। बेटा जन्मदिन था आपका? हाँ। कहाँ से आ रहे हो आप? दिल्ली से। दिल्ली से आ रहे हो तो आपने पापा से बोला था क्या जन्मदिन है? हाँ। तो कौन केक लेकर आया आपको? पुलिस अंकल। पुलिस केक लेकर आई है। पुलिस अंकल लेकर आए आपके लिए केक। तो आप कुछ कहना चाहेंगे पुलिस अंकल को? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप अवगत हैं कि जनपद में 3 होल्डिंग एरिया हमारे यहाँ है, एक छिजारसी, दूसरा बाबूगढ़, तीसरा ब्रजघाट। ब्रजघाट में भी आज पुलिस टीम, परिवहन, प्रशासन और चिकित्सा की टीम द्वारा जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको भोजन पानी की व्यवस्था करा के सम्मानजनक तरीके से उन्हें भेजा जा रहा था। इसी क्रम में 112 नंबर से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक आशीष नाम का व्यक्ति है, बच्चा है, जो दिल्ली से आजमगढ़ जा रहा है, उसका आज जन्मदिन है। तो इसके उपरांत यूपी 112 की गाड़ी, प्रभारी निरीक्षक गढ़, दोनों लोगों के प्रयास से तत्काल में उसके लिए केक या तथा अन्य सामग्री की व्यवस्था कराई गई और इसी कार्यस्थल। क्या नाम है आपका? देवीदीन सर। क्या हुआ यहाँ पे आज? हम दिल्ली से आ रहे थे, गढ़ आके रुके। मेरे लड़के का बर्थडे था, वो केक के लिए जिद कर रहा था। तो यहाँ दुकानें कोई नहीं खुली थी, केक वोक नहीं मिल रहा था। तो 112 नंबर पे कॉल किया, दुर्गा साहब ने केक ला के दिया, तो हम बर्थडे मनाए। खुशी हो रही है? हाँ, बहुत खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी का और ये पुलिस वालों का। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बात करें मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर की, तो हॉट स्पॉट बने इंदौर में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही मजदूरों का पलायन भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। इंदौर से गुजरने वाले एबी रोड से लगातार कई मजदूर अपने दूर दराज घरों तक पहुंचने के लिए निकल पड़े हैं। वहीं यहां से गुजरने वाले लोगों के लिए कई सामाजिक संगठनों ने स्टॉल लगाकर उनके खाने पीने का इंतजाम किया हुआ है। कोटी से कब चले थे आप? गया था, हो गया 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया चले आपको? कहाँ जाओगे? अभी झारखंड जाना है। झारखंड जाना, तो पैदल ही निकल पड़े आप? पैदल निकल। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी? नहीं मिला सर, गाड़ी वाड़ी नहीं मिला। अच्छा अच्छा। तो कितने लोग आप लोग निकले हो? 55 आदमी। 55 आदमी निकले हो? 9 बजे शाम को। तो क्यों अपने मुकाम, अपने घर क्यों जा रहे हैं आप? वहाँ जहाँ थे वहाँ क्यों नहीं रुके आप? वहाँ कोई खाने का ठिकाना नहीं, पीने का ठिकाना नहीं, काम भी बंद है तो क्या खाएंगे? अच्छा, कोई कंपनी से कुछ भी नहीं मिल रही है? कंपनी में मिलती है, आधी पगार कभी देगा कुछ पता नहीं, टाइम से कुछ नहीं मिलेगा तब खाएगा क्या? परिवार में क्या खाएंगे? सरकार की तरफ से कुछ आपको नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला? अच्छा। नेपाल ने अपने नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दे दी है। इसमें तिब्बत, चीन और नेपाल से सटी सीमा पर स्थित भारतीय क्षेत्र कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। नए नक्शे में नेपाल के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को दिखाया गया है। इन सीमाओं से सटे इलाकों की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में भी बताया गया है। नेपाल के वित्त मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने नया नक्शा जारी करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अपडेटेड नक्शे को मंत्रिपरिषद की बैठक में रखा गया, जहां इसे मंजूरी दे दी गई है। इस नक्शे को सभी सरकारी दस्तावेजों पर इस्तेमाल किया जाएगा। देश के प्रतीक चिन्हों पर भी अब से यही नक्शा होगा। किताबों में यही नक्शा पढ़ाया जाएगा और आम लोग भी इसका ही इस्तेमाल करेंगे।
ब्रिटेन में कोरोना वायरस के बीच प्रतिबंधों में दी गई छूट के बाद लोग अब अपने काम पर वापस लौटने लगे हैं। हालांकि अभी रेल पैसेंजर पर पाबंदी जारी है और बिना सीट वाले रिजर्वेशन वाले लोगों को ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ब्रिटेन में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से ध्यान दिया जा रहा है। हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशनों पर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। ब्रिटेन की पुलिस का कहना है कि वो लोगों के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इसलिए तैनात है ताकि किसी विपरीत परिस्थिति के वक्त आसानी से निपटा जा सके। प्रतिबंधों में मिली छूट के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों से निकलना शुरू कर दिया है। बेल्जियम की प्रधानमंत्री सोफी विल्मेस जब अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान ब्रुसेल्स के सेंट पीटर अस्पताल पहुंची तो चिकित्सा कर्मचारियों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत करने की बजाय मुंह फेर लिया। डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। वे वहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंची थीं। दरअसल विल्मेस का काफिला जब अस्पताल पहुंचा तो कर्मचारी कॉरिडोर के दोनों ओर कतार में प्रधानमंत्री की ओर पीठ करके खड़े हो गए। मेडिकल स्टाफ की ये नाराजगी पीपीई सूट और अन्य सुरक्षा उपकरणों की कमी को लेकर थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि बेल्जियम में कोरोना की वजह से 9,000 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस को देखते हुए 48 दिनों तक बंद रहे डीजल रेल इंजन कारखाना खुल चुका है। 9 मई से कर्मचारियों की ओर से विद्युत इंजन का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। 7 दिनों के अंदर 500 कर्मियों के अथक प्रयास से पहला विद्युत इंजन तैयार किया गया। डीजल रेल इंजन कारखाना लोको टेस्ट शॉप में लॉकडाउन के दौरान डीरेका निर्मित वित्तीय वर्ष 2020-21 का प्रथम विद्युत रेल इंजन WAP 6000 अश्वशक्ति इंजन संख्या 37,359 को पूर्व मध्य रेलवे के गोमोह विद्युत शेड रवाना किया जा रहा है। डीरेका के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नितिन मेहरोत्रा ने बताया कि लॉकडाउन के चलते डीजल रेल इंजन कारखाना में उत्पादन गतिविधियां लंबे अंतराल से ठप पड़ी थीं। 48 दिनों के बाद 9 मई को आवश्यक दिशा निर्देश के अनुरूप डीरेका कार्यशाला में केवल परिसर स्थित आवासों में रहने वाले कर्मचारियों के माध्यम से अधिकतम 33% फार्मूला के आधार पर सेवा लेकर कार्य शुरू हुआ था। खबरें और भी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लॉकडाउन के चौथे चरण का आज दूसरा दिन है। इस बीच प्रवासी श्रमिकों का पलायन जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को श्रमिकों के साथ मानवीय व्यवहार करने का निर्देश दिया है, लेकिन हापुड़ जिले में पुलिस द्वारा इस आदेश की अनदेखी की जा रही है। यहां नगर कोतवाली इलाके में चमरी रेलवे क्रॉसिंग पर पुलिस कर्मियों ने 2 युवकों को तपती धूप में सड़क पर लिटाकर चलने की सजा दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कोरोना संकट काल में प्रदेश के सभी नागरिकों को घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। वीडियो के मुताबिक 2 युवक रेलवे फाटक से गुजर रहे थे, तभी वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने दोनों युवकों को रेलवे ट्रैक पर लिटा कर डंडे के बल पर चलवाया। पुलिस का जुल्म इतना था कि तेज गर्मी में रेलवे ट्रैक की बीच की जमीन काफी गर्म हो रही थी, फिर भी उन्हें रहम नहीं आया।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 2 पुलिसकर्मी 2 व्यक्तियों को रेलवे फाटक पर रोल करा रहे थे। उसके बाद इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया और उन पुलिसकर्मियों की पहचान कराई गई। तो उसमें एक कांस्टेबल मुख्य आरक्षी अशोक मीणा जो हापुड़ नगर के हैं और तथा एक होमगार्ड शराफत अली के रूप में पहचान हुई। इन दोनों लोगों का व्यवहार अविधिक एवं अमर्यादित था, जिसके उपरांत इन्हें तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है और होमगार्ड के विरुद्ध कमांडेंट होमगार्ड को रिपोर्ट प्रेषित की गई। सरकार की लाख सख्ती के बाद भी कोरोना वॉरियर्स पर हमलों का सिलसिला जारी है। यूपी के देवरिया जिले में क्वारंटीन सेंटर के प्रभारी से मारपीट का मामला सामने आया है। देवरिया जिला क्वारंटीन सेंटर के प्रभारी डॉक्टर राजीव रंजन ने अपने मकान मालिक पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। प्रभारी का कहना है कि मकान मालिक ने यह कहते हुए उनकी पिटाई की कि उसने कोरोना फैलने का डर है, ऐसे में मकान खाली कर दो। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मैं कल 9:30 बजे मरीजों को छोड़कर अच्छे वाटिका में अपने घर वापस 9:30 बजे गया। तब तक सीएमओ सर द्वारा मेरे पास फ़ोन आया। मैं कुछ अपना बाहर बैठ जाता हूँ और नाश्ता पानी करने के बाद फिर मैं नहा धोकर फिर अंदर जाता हूँ घर के अंदर। तो मैं बाहर बैठा हुआ था और तभी ये सीएमओ सर का आदेश आया कि ये 5 कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं, तो आप उनको ट्रेस करिए और उनको गोरखपुर भेजिए। तो मैं वही अपना काम कर रहा था। तब तक ये मकान मालिक जो है मेरा दिलीप पासवान, वो आया और मुझसे कहने लगा कि तुम मकान मेरा खाली करो। तो हमने कहा कि भाई रात में मकान खाली नहीं हो सकता, कल मैं बात करूँगा। वो नशे शराब पीकर एकदम नशे में धुत था। उसके बाद उसने मुझे मेरे मना करने पे वो मुझे मेरे साथ गाली गलौज करने लगा। तो उसकी पत्नी आकर उसको खींच के ले जाने लगी, लेकिन फिर भी वो गाली गलौज करते हुए बार बार मुझे मारने के लिए दौड़ा। ये रात 10:30 बजे करीब हमें सूचना मिली कि डॉक्टर राजीव रंजन से कुछ मारपीट की घटना हुई है, उनके साथ अमर्यादित व्यवहार हुआ है और पूरा चिकित्सक समुदाय इसकी घोर निंदा कर रहा है। चिकित्सक और पुलिसकर्मी ये 2 लोग जी जान से लगे हुए हैं कोरोना महामारी से बचाने के लिए, और उनके साथ ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं आहत करने वाली हैं। पूरा समाज भी इसकी निंदा करता है और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई हुई भी है, पुलिस प्रशासन ने इस पर कार्रवाई किया है और एक अभियुक्त अभी बाकी हैं। उसमें जो उचित कार्रवाई होगी वो पुलिस डिपार्टमेंट करेगा। लेकिन भविष्य में मैं अपील करता हूं समाज के लोगों से, सभी लोगों से, कि ऐसी घटनाएं अगर होंगी तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों और पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों का मनोबल डाउन होगा। इसकी निंदा मैं करता हूं। अमृतसर में 3 नकाबपोश बदमाश हथियारों के दम पर करीब 11 लाख रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। लूट से पहले बदमाशों ने बैंक मैनेजर और अन्य स्टाफ को जान से मारने की धमकी दी और देखते ही देखते नकदी लूटकर फरार हो गए। रिपोर्ट देखिए। अमृतसर के सोयागला गांव में कुछ हथियारबंद लुटेरों ने इंडसइंड बैंक पर धावा बोल दिया और करीब 11 लाख रुपयों की नकदी लेकर फरार हो गए। लुटेरों में 3 युवक शामिल थे, जिन्होंने पहले बैंक मैनेजर को बंदी बनाया और फिर नकदी लेकर फरार हो गए। लेकिन यहाँ हैरानी वाली बात तो ये देखने को मिली कि बैंक में ना तो सीसीटीवी कैमरा है और ना ही बैंक के बाहर कोई गार्ड। उधर मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने लगी। हाँ जी सर, की मामला होया जी? बैंक ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ? ਮੈਨੂੰ 1:02 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 10,92,000 ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਮੁੰਡੇ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਨੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਏ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਂਚੀ ਗੇਟ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗਾਰਡ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਲਾਗੇ ਹੀ ਠੇਕਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਠੇਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਮੁੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਏ, ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ
कार्रवाई है वो अमल करें। फिलहाल पुलिस ने बैंक आने वाले सभी उपभोक्ताओं का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है और आशंका जताई जा रही है कि वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरे आसपास के ही क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने हिस्ट्री शीटरों के फोटो बैंक स्टाफ को दिखाए हैं ताकि लुटेरों की शिनाख्त की जा सके। अमृतसर से अमित शर्मा की रिपोर्ट, ANB न्यूज। हरियाणा के फतेहाबाद में आज से अन्य राज्यों को लेकर बस सेवा को शुरू कर दिया गया है। आज 4 यात्रियों को लेकर दिल्ली रोडवेज की बस फतेहाबाद पहुंची। इसके बाद उसी बस में बैठाकर फतेहाबाद के 26 यात्रियों को दिल्ली के लिए रवाना किया गया। दिल्ली से आने वाले 4 यात्रियों की डिप्टी CMO और उनकी टीम ने चेकअप किया और उन्हें घर पर कैसे रहना है इसके निर्देश दिए गए। जिन 26 यात्रियों को दिल्ली भेजा गया है उनको लेकर भी पहले बस को सैनिटाइज किया गया। सभी यात्रियों ने निर्देश के अनुसार मास्क पहन रखे थे और बस में साफ सफाई का भी काफी ध्यान रखा गया था। दिल्ली से जो आई है वो दिल्ली डिपो की बस है। उसके अंदर यहाँ 4 पैसेंजर आए हैं। उन चारों को डिप्टी CMO साहब ने और डॉक्टर साहब ने इनको बाकायदा चेकअप किया है, इनको सैनिटाइज किया है और बिल्कुल विशेष ध्यान रखा गया है और आगे के लिए इनको गाइडलाइन भी दी गई है कि घर पे कैसे रहना है और कैसे आपको मैनेज करना है। अभी 26 लोगों की बुकिंग थी। 26 लोग बैठ करके बस के अंदर फतेहाबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। हरियाणा के कैथल के खंड पुंडरी के एक गांव के स्कूल में नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस को दी शिकायत में छात्रा ने आरोप लगाया है कि स्कूल में कार्यरत एक स्टाफ कर्मचारी ने उसके साथ बलात्कार किया। स्कूल में कार्यरत मिड डे मील कर्मचारी और उसके एक रिश्तेदार ने साजिश के तहत स्कूल बुलाया, जहां उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। थाना पुंडरी के इलाकों में गांव डिंग पड़ता है, वहाँ से एक महिला ने कंप्लेंट दी है कि उसके साथ उसी गांव के स्कूल में 2 व्यक्ति हैं और एक लेडीज है। उन्होंने छेड़छाड़ की है और रेप किया है, जिस संबंध में मुकदमा दर्ज कर दिया है। प्रबंधक थाना तफ्तीश कर रहे हैं। तो अभी तक सर कोई गिरफ्तारी हुई नहीं? अभी तो मेडिकल करवाएंगे और उसके बाद 164 के बयान इलाका मजिस्ट्रेट के करवाएंगे। उसके बाद जो सच्चाई सामने आएगी जल्दी से जल्दी कार्रवाई। राजस्थान के अंतिम छोर पर गुजरात से सटे मावल सरहद के पास मावल चौकी पर रीको पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल मावल बॉर्डर से सटी रीको पुलिस की चौकी शराब तस्करों के लिए डेथ पॉइंट साबित हो रही है। राज्य के विभिन्न जिलों से होकर पहुंचे शराब तस्करों का नेटवर्क मावल चौकी आकर तार तार हो रहा है। इसी की बानगी मावल चौकी पर एक बार फिर देखने को मिली। पुलिस को ट्रक से शराब परिवहन की सूचना मिली थी। इस पर SP कल्याणमल मीणा के निर्देश पर रीको थानाधिकारी राणा सिंह सोढ़ा ने पुलिसकर्मियों के साथ मोर्चा संभाल लिया। जांच करने पर प्लास्टिक के कट्टों की गांठों के नीचे छुपाकर ले जाई जा रही शराब की खेप बरामद की गई। बरामद की गई शराब का मूल्य 40 लाख रुपए आंका गया। हाईवे पर पुलिस के सख्त पहरे से बचने के लिए पंजाब से पलायन कर रहे श्रमिकों ने कच्चे रास्तों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। लेकिन अब खेतों के जरिए होने वाले पलायन पर भी पुलिस की पैनी नजर है। हरियाणा के गृह मंत्री के आदेशों के बाद अब हरियाणा पंजाब की सीमाओं पर पुलिस ने पंजाब से आने वाले सभी कच्चे रास्तों पर भी कड़ा पहरा लगा दिया है। इसी के चलते आज पंजाब से सैकड़ों की संख्या में कच्चे रास्ते से हरियाणा में आ रहे लोग श्रमिकों को पुलिस ने खेतों में ही रोक लिया। ताजनगरी आगरा में 9 और कोरोना संक्रमित मिले। इससे जिले में संक्रमितों की संख्या 816 हो गई है। राहत की बात यह है कि कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 72% हो गया है।
अब तक 589 मरीज ठीक होने के बाद अपने घर पहुंच गए हैं, जबकि 28 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि 9 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, तो वहीं 42 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। और अच्छी बात यह है कि रिकवरी दर लगातार बेहतर होती जा रही है। जिले में अभी 199 कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। अब तक 10,822 सैंपल की जांच हो चुकी है। यूपी के बुलंदशहर में 14 और लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने से जिलों में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 95 हो गई है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रोहतास यादव ने यहां बताया कि सुबह प्राप्त हुई टेस्ट रिपोर्ट में सभी 14 कोरोना पॉजिटिव रोगियों में 12 ऐसे लोग हैं जो गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में मेहनत मजदूरी करने गए हुए थे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बुलंदशहर जिले के तमाम गाँव में अपने घरों को वापस जाने के लिए आए हैं। सभी को क्वारंटाइन किया गया था। इसके अलावा एक बुलंदशहर और एक खुर्जा के 2 ऐसे लोगों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव प्राप्त हुई है जो इनके संपर्क में रहे थे। सभी को L1 JP हॉस्पिटल में भेजा गया है। जिले में मरीजों की संख्या 95 तक पहुंच गई है, जिनमें 59 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में लगातार कोरोना के केस मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। जिलाधिकारी आंजनेय कुमार ने बताया कि पिछले 24 घंटे में देखें तो जिले में 12 नए मामले सामने आए हैं। जनपद में आज 12 नए पॉजिटिव केसेस की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और इस तरह से कुल मिलाकर इस समय जनपद में सक्रिय पॉजिटिव रोगियों की संख्या 61 हो गई है। इसमें से सभी के सभी लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अभी कोई लक्षण नहीं है और सभी को L1 सेंटर में रखा गया है। इसमें से सभी लोग बाहर से आए हुए हैं और इसमें से ज़्यादातर लोग अहमदाबाद से जो ट्रेन आई थी उस ट्रेन से आए थे और सभी क्वारंटाइन कंडीशन में हैं। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ये भी हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में कुछ और पॉजिटिव केसेज आएँ, क्योंकि जो लोग बाहर से आए थे सभी लोगों की हमने सैम्पलिंग करके भेजी है और उसमें से ज़्यादातर लोग हॉटस्पॉट एरिया से आने वाले हैं। लेकिन अब हमें सतर्क रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं पहले से भी कहता रहा हूँ कि जो भी बाहर से आता है, अगर उसकी सूचना प्रशासन को नहीं है तो कृपया उसकी सूचना दें। जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो स्वतः क्वारंटाइन कंडीशन में रहें और सूचना देकर 21 दिन कम से कम कड़े अनुशासन में रहें और न सिर्फ बाकी लोग बल्कि परिवार के लोग भी उनसे संपर्क में आने से बचें जब तक उनकी सैंपलिंग करके रिपोर्ट नहीं आ जाती और 21 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा नहीं कर लेते। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel